हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्लास 6 का पूरा चैप्टर और क्लास 7 का 2 चैप्टर हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में है। एक बार उसको जाकर जरूर देखें। आइए, आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। आइए इसको लाइन बाय लाइन आज अध्ययन करेंगे। कहता है कहता है कि स्थल मंडल, जो स्थल मंडल है वो कहता है अनेक प्लेटों में क्या है, विभाजित है। अपना जो स्थल, कल बता देगा स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल क्या है, वो अनेक प्लेटों में क्या है, विभाजित है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर लगभग वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता है। पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमते रहता है, जैसे कि आप क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अब क्रियाकलाप देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाकलाप का जिक्र किया है। ठीक है, कि आप जानते हैं, कहता है कि आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, इसे जल के आधे भारे में बीकर में रख दीजिए, आधा भारा रखा उसमें बीकर में रख दीजिए, बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म कीजिए। अब इसको क्या करना है, नीचे से गर्म कीजिए, आग दीजिए। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल का परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ गोली नीचे बैठती है। समझ गए? पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। अब देख लीजिए, कहता है कि ये बीकर है, इसमें क्या रख दिए हम, एक देखिए यहाँ रख दिए, कांच का गोल रख दिए। जैसे नीचे से हम लोग क्या करेंगे, आग डालेंगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, इसी तरह ऊपर आएगा नीचे आएगा। इस तरह क्या गोल गोल घूमते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी मैग्मा क्या करता है, घूमते रहता है, ठीक है, और प्लेट से टकराते रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। कहता प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की इस गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण इस गतियों को उत्पन्न होती है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग पर घटित होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल। और जो बल पृथ्वी के सतह पर होता है उसको हम लोग बाहर जनित बल बोलते हैं। यहाँ चीज को समझिए। पहले आपको एक बार फिर से पिक्चर दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक का। ये आइए, ये है, ये आपका क्या है, प्लेट है। देखिए, ये आपका अर्थ है, और अर्थ क्या है, प्लेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको अफ्रीकन प्लेट है, ये आपको अरेबियन प्लेट है, ये आपको इंडियन प्लेट है, ये आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन, ये साउथ अमेरिकन, ये आपको कैरेबियन प्लेट है, ये आपको नाजका प्लेट है, ये आपको कोकोस प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, और ये जॉन डी फुका प्लेट है। इधर आइए, इधर अंटार्कटिका प्लेट है। ऐसे ऐसे क्या है, प्लेटों से बना हुआ है पृथ्वी। आपको एक पिक्चर और दिखाते हैं, आपको तो बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए, शानदार पिक्चर दिख रहा है। देखिए इसमें कितना प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से प्लेट क्या है, पृथ्वी के ऊपर से रखा हुआ है, और इसमें क्या नीचे मैग्मा है, जो रेड कलर का मैग्मा आपको दिख रहा होगा। ये मैग्मा क्या करता है, उसको जब ऊपर नीचे आता है तो क्या प्लेट से टकराता है, और टकराने से क्या होता है, उसमें बल पैदा करता है। ठीक है, अब आइए वहां चलते हैं, समझ गए होगा। और जब पैदा करेगा तो जो अंदर बल पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स।
क्या बोलते हैं इसको? एंडोजेनिक, अंतर्जनित बल। और जो पृथ्वी की सतह पर होगा बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक बल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पर। अब इसके नीचे अध्ययन करते हैं। कहते हैं आंतरजनित जो बल है वो आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। मतलब एक वेग क्या होता है, एक वेग मतलब इमरजेंसी गति, समझ रहे हैं? आकस्मिक मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, मतलब एक वेग ऐसा उत्पन्न करेगा कि आप डर जाइएगा, आदमी की मौत हो सकता है, गिर सकता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए क्या है, कभी कभी धीमी गति भी होता है, लेकिन जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या है? मतलब क्या है? इंडोजेनिक फोर्स है और एक आकस्मिक गति है, जिससे कारण से पृथ्वी क्या अधिक हानि होता है। अब समझ गए? आप भूकंप कभी आया हुआ तो देखे होंगे कि पृथ्वी कैसे हिलता था। अब तो भूकंप थोड़ा कम हो गया, पहले कितना भूकंप आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पृथ्वी की गतियां देखते हैं, इसको थोड़ा अध्ययन अच्छा से कीजिए, देख लीजिए। कहता है कि पृथ्वी की गतियां दो भागों में बांटा गया, एक अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल में क्या हो गया? आकस्मिक बल होता है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, एक बार कहीं पृथ्वी धंस जाना। पटल के ऊपर भी होता है, जैसे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होता है, वहां पर भी होता है। बहिर्जनित बल में क्या हो सकता है? अपार्दन और निक्षेपण। अपार्दन मतलब कटना और निक्षेपण मतलब जमा होना। किससे हो सकता है? नदी या बहता जल से हो सकता है, पवन से हो सकता है, समुद्री तरंग से हो सकता है और हिमनद से हो सकता है। समझ गए यहाँ तक? ये दो चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक शब्दावली दिया गया है जो क्या है? स्थल मंडलीय प्लेट। कहता है भूप पर पटी से अनेक बड़ी कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके होते हैं। जस्ट बताया आपको, ये देखिए ये सब क्या है? प्लेट है, जिसमें क्या है? महाद्वीप और महासागर बैठे हुए हैं। ठीक है, यही चीज में बोलना जा रहा है। आइए यहां चलते हैं। कहता है कि ज्वालामुखी क्या है? अभी ज्वालामुखी बोलता है कि ये इंडोजेनिक फोर्स है, तो ज्वालामुखी क्या है? तो जो कहता है ज्वालामुखी भूप और पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है, जिसे पिघलते हुए अचानक क्या मैग्मा बाहर आता है। समझ गए? वो क्या है? ज्वालामुखी है। ये है ज्वालामुखी का चित्र दिया गया। अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका नीचे क्या है? मैग्मा है? ठीक है, ये आपका अंदर क्या है? मैग्मा है। और मैग्मा जो है ये आपका मेंटल है, और ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ मैग्मा क्या है? तैर रहा है, और कहीं जगह कमजोर देखता है वहां क्या करता है? निकलने का कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब बाहर आएगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा और कुछ ऊपर भी जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटर बोलते हैं, क्रिएटर। इस यहाँ क्या निकलेगा? राख और गैस निकलेगा। यहाँ क्या है? लावा निकलेगा, निकास वेंट। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? आपको ज्वालामुखी बाहर निकलता है। समझ गए ज्वालामुखी बारे में? ठीक है, अब इधर आइए, कुछ शब्द दिया गया जैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब अंतः और एक्सो मतलब बाहर। एंडोजेनिक मतलब, जेनिक मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। मतलब जो अंदर उत्पत्ति होगा इसको एंडोजेनिक बोलेंगे, और जो बाहर उत्पत्ति होगा उसको एक्सोजेनिक बोलेंगे। ठीक है, एंडोजेनिक मतलब अंतर्जनित बल और एक्सोजेनिक मतलब बाहर जनित बल। ठीक है, आइए एक बार फिर से आप देख लेते हैं। कहता है कि इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने पर, कहता है कि इस प्रकार जो स्थल मंडलीय गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। बात सही है, कंपन होगा, और कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब देखिए, जब लावा पृथ्वी के अंदर होगा तो घूमेगा ही, और घूमेगा तो कहीं न कहीं टकराएगा ही, और टकराएगा तो प्लेट को क्या करेगा? हिलाएगा, कंपन करेगा, और इस कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। कहता है भूप और पट्टी के नीचे वहां स्थान है जहां कंपन क्या होता है? आरंभ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, जहां पर भूपट्टी का कंपन शुरू होगा उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर जिसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
अभी जस्ट आपको नीचे बताएंगे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर को तरंगों को रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र पर दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। आप नीचे आइए, एक बार इसको समझते हैं कि भूकंप क्या है। अब ये ज्वालामुखी समझ गए, आपको भूकंप भी समझाते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छा तरह से। थोड़ा सेट कर दीजिएगा, राइट। ये आपका भूकंप के बारे में पढ़ाया गया। यहाँ देखिए, जहां से लावा टकराएगा, जिस प्लेट में टकराएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उद्गम केंद्र कहते हैं। ये देखिए, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, यहां समझ गए। आगे, और जहां पर उसका महसूस करेंगे ऊपर में, ठीक है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट, उसको सबसे नजदीक का जो बिंदु होगा उसको आधि केंद्र कहेंगे। ठीक है, ये मान ली प्लेट पर टकराया तो ये प्लेट सीमा, अब वो क्या है, भूकंपी तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। कहते भूकंप जो तरंग है सभी दिशाओं में क्या होता है, बाहर को निकलती है। समझ गए, इसमें ही था। तो ये क्या हो गया आपका, इसको ये पूछते थे एग्जाम में कि जहां से उत्पन्न होता है भूकंप ऊर्जा के, जहां से उद्गम केंद्र, उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहां सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है, जो सबसे नजदीक की बिंदु होती है, उसको हम लोग आधि केंद्र कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। आइए, भूकंप बार समझ गए, कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट करें, आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। एक बर्तन ले, यहाँ क्रियाकलाप एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको में बताया गया। कहते हैं एक बर्तन ले, उसे जल से ढककर, भूकंप पर बताया गया रहता है, एक बर्तन ले लीजिए, उसे जल से भर कर ढक्कन से बंद कर दें। ठीक है, और जल गर्म होने के लिए उसे रख दें। कुछ मटर या चम्मच या मोती ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। मान लीजिए आपका ये बर्तन है, ठीक है, इसको ढक्कन से ढक दिए, और यहाँ पर क्या रखना, कुछ चम्मच या मोती है, इस तरह से कुछ मटर का दाना आप रख दीजिए, और नीचे से क्या रखना, आग लगाइए। ठीक है, क्या करना है, नीचे से आग लगाइए। और जब आग लगाइएगा तब देखिएगा कि जैसे जैसे उबाल आता है तो क्या होता है, ढक्कन हिलने लगता है, और जो वस्तु उसके ऊपर रखी हुई है उसमें क्या होगा, कंपन आने लगता है, और दाने के नीचे जाते हैं, कंपन आने लगता है, दाने नीचे जाते हैं, और चम्मच के कंपन से धमनी उत्पन्न होता है। वहाँ पर देखिए थोड़ा सा साउंड आने लगेगा। इसी तरह भूकंप में इसी तरह होता है भाई, जैसे कि वहाँ पर टक्कर होगा, क्या होगा, भूकंप आते हैं, और पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। पृथ्वी में क्या होता है, कंपन पैदा हो जाता है, जो कहते हैं ना भूकंप आ गया, धरती हिल रहा है। ठीक है, आइए कुछ यहाँ पर दिया गया है भूकंप के बारे में, और उसको भी अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि आप जानते हैं, कहते हैं क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं? जी, प्रथम होता है पी तरंगे। प्रथम क्या है, पी तरंगे। दूसरा क्या है, एस तरंगे, और तीसरा क्या है, एल तरंगे होती है। पी तरंगे अंधर तरंगे होती है, ठीक है। एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है, और एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे होती है। नहीं तो अंधर होता है, न अनुप्रस्थ होता है, दोनों मिलाक होता है एल तरंगे। इन तरंगों का गुणधर्म आप सब विश्वकोश में, मतलब आप नेट वगैरह में सर्च कीजिए, देखिए, और इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए। बाकी नहीं तो अगले क्लास में पढ़ना ही है। अभी आपको 7 क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब आगे आते हैं, कहते हैं यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, अगर भूकंप आता है तो उसको आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसको जानने में आपको दिक्कत होगा। अब भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके लिए प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर आप प्रिपेयर हैं पहले से, तब कहीं न कहीं आपको इसको कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग हैं, पहले जमाने के लोग तो बहुत कुछ समझते थे कि आज भूकंप आने वाला, कैसे क्या, वो हलचल से पता चलता था। कैसे पता लगता था, ये देख लीजिए। कहता है जानवरों को व्यवहार का अध्ययन करते थे। अगर जानवर अगर अजीबोगरीब वो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ होने वाला है। तालाब में मछलियाँ उत्तेजना हो जाती थी, तालाब की मछलियाँ जो नीचे ऊपर होने लगता था, तो भी समझिए। सांप जो है ना, सांप वो बिल से क्या होता है, बाहर निकल के धरातल पहुँच जाता था।
सोचिए सांप कितना माइंड था, बताइए कितना समझता है चीज़ को कि भाई हम बिल में रहेंगे तो मर जाएंगे, बाहर निकलते हैं। बताइए, ये है भूकंप का नतीजा। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं एक भूकंप के बारे में अध्ययन करें जो 2001 में आया था गुजरात तट पे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक कहता है कि भूकंप द्वारा, ये देखिए बिल्डिंग देखिए, यहाँ इस बिल्डिंग में देखिए भूकंप, कहता है गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। कैसे भूकंप आने से पूरा बिल्डिंग क्या हो गया, नीचे गिर गया, पूरे डिमोलिश हो गया, बर्बाद हो जाता है एक बार जब भूकंप आता है तो। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं भुज में जब भूकंप आया था तो कैसे कैसे नुकसान हुआ था। कहता है कि भुज में भूकंप के झटके कब आया था, 26 जनवरी 2001 के। सोचिए उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उस दिन क्या आ गया, भूकंप आ गया। कहता है 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 का तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। सोचिए 6.9 लगभग 7 का, बताइए इसमें क्या हुआ। कहता है कि स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा क्या हो गया स्कूल, क्योंकि बच्चे सब उसमें क्या थे स्कूल में, और 26 जनवरी है ऑटोमेटिक बच्चे कहाँ होंगे, स्कूल में ही होंगे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 बच्चे और 31 शिक्षकों की क्या हो गया, मौत हो गया उस दिन। सोचिए कितना दर्द की बात होता है। तीसरा कैसे देखते हैं, भुज विनाशक राहत। कहते भुज के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवा आदि का न पहुंचने के कारण से भी ज्यादा हालत खराब हो गया, चिंताजनक के विषय हो गई। चौथा, भुज की तबाही, मतलब सोचिए कोहराम मचा दिया। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, समाचार लाइनें सभी क्या हो गए, अवरोधित हो गए। सोचिए कौन कहाँ कैसे जी रहा, किसी को कुछ भी पता नहीं भाई। अभी 1 मिनट अगर मोबाइल से बाहर निकाल दिया जाए तो आदमी सोच रहे थे कहाँ है, कैसे है, क्या हो गया, बताइए। एक दिन में आग में, शहर में क्या हो गया, आग फैल गया। चारकोल अंगूठ जो होता है, अंगीठी होता है, उसे पलटने से क्या आग लग गया। और छठा क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दिया उसमें कि भैया कुछ करो। मुख्यमंत्री की केंद्र में से अपील किया गया। कहता गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, क्योंकि इस शहर पूरा बर्बाद हो गया। वो शहर कौन था, भुज। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। कहते कि आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। किस पे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा, कोई भी एग्जाम में पूछेगा। भूकंप का मात्रा किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 है यानी 2 है या उससे कम है तो उसका प्रभाव ना के बराबर होगा। अगर 2 है 2 से कम है तो भैया प्रभाव नहीं होगा, कोई बात नहीं, आता हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है, वस्तुओं को गिरने से क्षति हो सकता है। अगर मान लीजिए जिस भूकंप का तीव्रता अगर 5 है या उससे अधिक है तो उसमें क्षति हो सकता है, वस्तु गिर सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता अगर 6 है या उससे अधिक है तो क्या है, बहुत शक्तिशाली है। जिसकी तीव्रता 7 से अधिक है भैया तो विनाश ही विनाश है भाई, क्योंकि भुज में कितना आया था, 6.9 के हिसाब से आया था, लगभग 7 ही तो आया था। ये क्या हो गया, विनाश कर दिया था। ठीक है, बात समझिए। यहाँ कहता है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन करें, पढ़ें और उसको क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। चलिए ठीक है, क्रियाकलाप कर लीजिएगा। कहता है कल्पना करें कि यदि आप स्कूल में उस समय बीच में अचानक भूकंप आए तो क्या करेंगे, अपने सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सोचिए, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, बिल्डिंग से बाहर निकलिए। ये है आपका भूकंप लेखी, जिसमें क्या होता है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं हम लोग। ये आपको इसमें अध्ययन किया जाता है रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है भूकंप से बचने की तैयारी कैसे करना चाहिए, आखिर भूकंप से कैसे बचा जाए। कहता है भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लिया जाए, यानी कहाँ रहना चाहिए।
सुरक्षित स्थान क्या है? आप रसोई के काउंटर जाइए, नहीं काउंटर होता रसोई के नीचे घुस जाइए, मेज के नीचे जाइए, दीवार के अंदरूनी कोने में साइड में रहिए। किन से दूर रहना है? आग लगने वाले स्थान से दूर रहिए भाई, क्योंकि आग लगेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ भीषण दुर्घटना घट सकती है। चिमनी के आसपास से दूर रहिए। टूटने वाली जो भी वस्तु खिड़कियाँ हैं या दर्पण है तस्वीरें, उससे भी आप दूर रहिए। पहले से तैयार रहें, आप अपने से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं कि कैसे सुरक्षित रहना है, और आपदा का सामना एक विश्वास से करें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, परिस्थितियों को सहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज के ज़माने भूकंप से भी खतरनाक हो रहा है लोग। आइए आगे बात करते हैं। समझिए भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे आते हैं। कहता है कि मुख्य स्थलाकृतियां वाले में अध्ययन करने वाले हैं। कहता है अपक्षय और अपर्दन दो प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य क्या है, दृश्य भूमि लगातार विघटित होते रहता है। देखिए कहता है कि अपक्षय और अपर्दन जब होती है तो दो प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के अंदर जो कहता है, जैसे पृथ्वी के अंदर हम लोग पढ़े थे, अब क्या पृथ्वी के सतह पर पढ़ने वाले हम लोग। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। देखिए पूछे कि अपक्षय क्या है, अपक्षय क्या है, तो बताना कि पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से अपक्षय का प्रक्रिया होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बोल्डर रखा हुआ है, इसमें अगर थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, ऐसे में टूट रहा है मान लीजिए, और टूट के क्या यहाँ जमा ऐसे हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाला क्षय को अपर्दन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ टूट के पड़ी हुई है, यहाँ से पानी आया तो इसको क्या लेगा, नीचे लेके जाएगा, चलो भाई नीचे। ठीक है, नीचे ले गया, यहाँ ले क्या करे, जमा कर देगा। फिर तो कहता है कि जब लेके जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दित बोलते हैं। कहाँ चला गया, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ये अपर्दन हो गया। सबसे पहले अपक्षय समझ गए, इसको टूटना। ठीक है, टूट के ही गिरा, मतलब इसमें पानी आया, हवा आया और लिया कर दिया, यहाँ से उठा के ले चला गया, इसको क्या बोलेंगे, अपर्दन बोलेंगे। ठीक है, और कहता है जो अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप वहाँ क्या होता है, वहाँ स्थान पर रुक जाता है, जहाँ जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपित बोलते हैं। मान लिया यहाँ टूटा, यहाँ से गया, यहाँ जमा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपित कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निक्षेपित कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धारा क्या करता है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता रहता है। समझ गए, मान लीजिए अभी यहाँ पहाड़ था, टूट टूट के क्या हो गया, यहाँ के पहाड़ से मैदान हो गया, यहाँ आके जमा हो गया। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आ गई ये चीज को। चलिए आते हैं नदी के कार्य क्या है, इसको एक बार थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कहता है कि आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। याद रखिए, ये याद रखने योग्य ही है, इसको आप मतलब एक फैक्ट है। विश्व में हजारों छोटे छोटे क्या जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका कि वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है, उसका क्या नाम है, एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा के तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है, जिसको क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात समझ के कैसे बनता है, जलप्रपात ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है ना तो वो क्या है, जलप्रपात है। यहाँ पर दिया गया देखिए, नियाग्रा जलप्रपात, जो ऊपर से क्या कर रहा है, पानी नीचे गिरता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जलप्रपात। यहाँ आ जाइए, नदी कार्य क्या है, अब अध्ययन करते हैं। कहते हैं नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। कहते हैं नदी के जल से दृश्य भूमि का क्या होता है, अपरदन होता है। वो मिट्टी कुछ न कुछ तो काट के लाएगा ही लाएगा। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहाँ जलप्रपात बनती है। देख लीजिए, समझ गए।
जब खड़े ढाल से जब नीचे गिरेगा पानी तो क्या बनेगा, जलप्रपात बनेगा। जस्ट अब वही समझाए थे, ये यहाँ दिया हुआ। इसलिए यहाँ देखिए ये नदी आ रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जल प्रपात हो गया। इसे अपर्दन भी होता है क्योंकि यहाँ धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको कटिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है, इधर क्या करेगा, इसको निक्षेपित करेगा। बस अब आते हैं आगे। जब नदी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी है ना, कहते जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब मैदान में घुसता है, पहले तो पहाड़ से आता है वो जलप्रपात बनाते हुए, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ मोड़दार मार्ग को बहने वाले लगती है। अब देखिए जब नदी में प्रवेश करेगा तो नदी सीधा नहीं बहेगा, फिर मोड़दार ऐसे ऐसे करके बहेगा, ठीक है, मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। और जस्ट आपको विसर्प को हम समझाते हैं। ये आपका नदी है, एक बार इसको समझ लीजिएगा। नदी क्या हुआ, ऊपर से आ रहा है, आने से क्या हुआ कि ये नदी जब मैदान में आएगा तो मोड़दार बहने लगेगा, ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है। और जब मोड़दार बहने लगेगा तो बहते 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 क्या होगा, इसको इस तरह से मोड़ लेगा। ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको विसर्प कहलाएगा, ठीक है। ये आपको चाप झील है, ऑक्सबो चाप झील। जब होता क्या कि नदी ऐसे बहते 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 तो इधर निक्षेपित करते जाएगा, फिर बाद में ये इतना नजदीक आ जाएगा कि ये दोनों मिल जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इतना छूट जाएगा, तो इसको बोले क्या बोलेंगे, ये आपका चाप झील बन जाएगा। ये तटबंध है, जो हाई नदी के दोनों तरफ क्या हाइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं, ठीक है। अब समझ गए यहाँ पर। अब इसी को बारी बारी से यहाँ टेक्स्ट में समझते हैं। विसर्प समझ गए, जब मैदानी इलाके में आता है तो जब वो मोड़ आता है, मोड़ पे क्या होता है, साइड में जब मोड़ होता है, नदी कहते हैं नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। जो मोड़ है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्प बोलते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया। विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब विसर्प लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, मान लीजिए कैसे है, फिर और ऐसे हो जाएगा, फिर और इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से आएगा, और लास्ट में इस तरह से ऐसे मैच कर देगा। मतलब अब नदी सीधे ऐसे बहने लगेगा और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। विसर्प क्या एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। कहता है इस समय के साथ साथ विसर्प क्या लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप झील बनते हैं। चाप झील समझ गए, ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। अच्छा, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। समझ गए, जब नदी अपना मार्ग है उससे अगर ज़्यादा होगा तो गांव में घुसेगा या खेत में घुसेगा। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों क्या करता है, निक्षेप करेगा। जाहिर सी जब बाढ़ इससे आएगा तो इधर बाहर कुछ कण तो आता ही है। आप बाढ़ देखे ही होंगे अपने गांव में कैसे आता है, तो कैसे पतली लेयर बढ़ जाता है ऊपर में। इसी मिट्टी के पदार्थों का इसी मिट्टी पदार्थों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। मिट्टी जब बाढ़ आती है तो अपने साथ अवसाद भी लेकर आती है, यानी पतली पतली मिट्टी लेकर आती है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान निर्माण होता है और इससे क्या होगा, आपको बाढ़कृत मैदान होगा जो बहुत ही उपजाऊ होता है। अगर आपको खेत में एक बार अगर बाढ़ आ जाए साल में तो आप जान लीजिए कि आपका खेत क्या हो गया, उपजाऊ हो गया, उसमें खाद की जरूरत अब नहीं है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। जस्ट बताएं, जो उठा हुआ भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तटबंध बोलते हैं, ठीक है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जाहिर सी बात धीमा होगा ही, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, हाइट कमते जाता है, ऊंचाई कमते जाता है। अनेक धाराओं में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे नदी कम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका क्या होगा, धारा बदलने लगता है, उस धारा कई दिशाओं में बंटने लगती है।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका। यहाँ तो समझिएगा एक चीज़ को, ये आपका नदी है, ठीक है, इधर से क्या है, नदी आ रहा है, ठीक है, यहाँ आया नदी। ये नदी क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही समुद्र लेवल से क्या, लेवल बहुत मतलब बहुत कम है, तो इसका धार भी क्या हो जाएगा, इसका जो बहाव है ऑटोमेटिक क्या हो, धीमा हो जाएगा। जब धीमा होगा तो इन्ने इन्ने सब आपस में जाने लगेगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा। जैसे कैसे होता है देखिए, कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, कुछ उधर, नदी का एक उधर नहीं जाएगा, सब अपने अपने हिसाब से बहने लगेगा। भाई मुझे अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। जैसे घर में क्या होता है कि घर का मुखिया अगर कमजोर हो जाता है तो सब भाई आपस में कैसे बंटवारा हो जाता है, देखे होंगे। कोई मतलब नहीं भाई, तुम अपना कमाओ, मैं अपना कमाता हूँ, कोई मतलब नहीं। उसी तरह नदियों क्या है, या धारा बिल्कुल स्लो हो गया, धीमा हो गया, तो सब अपना धारा क्या हो गया, आपस में बट गए। इसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ जो लाए गए जो मलबे हैं ना, वहीं निक्षेप करने लगता है, वहीं छोड़ने लगता है। यहाँ वही हमसे अब आगे आने की ताकत खत्म हो गया। जब बट जाता है लोग के पास ताकत खत्म हो ही जाता है, उससे धारा में क्या हो गया, ताकत खत्म हो गया। और जब वहीं निक्षेप करने लगता है करने लगती है, समझिए, और सभी मुहाने पे अवसादों क्या हो जाता है, जमा होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखिए यहाँ ला के क्या गिराएगा, सब यही छोड़ छोड़ देगा, तो यहाँ ऊंचा भाग हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। आपको बताना है कि सबसे बड़ी डेल्टा भारत में कौन है, बताना आपको कमेंट में। अब आते हैं समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया आपको नदी। कहते हैं समुद्री तरंग के कार्य क्या है। समुद्र आप देखें तो उसमें तरंग होता है, उसका कार्य क्या है, ये अध्ययन करते हैं। कहता है समुद्री तरंग का अपार्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए समुद्री क्या करेगा, उस साइड में मतलब तट है, वहाँ आएगा, कुछ न कुछ निक्षेप छोड़ के जाएगा, कुछ न कुछ छोड़ के जाएगा, ठीक है, तो स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से क्या होता है, टकराते रहता है। सही बात है, अगर मान लीजिए बीच में पत्थर है तो क्या हमेशा टकराता रहेगा, जाकर टक्कर मारेगा, सब मारता रहेगा, जिससे क्या होगा, दरार विकसित होती है। ठीक है, बार बार करिएगा तो किसी दरार विकसित होगा ही नहीं। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है समुद्री गुफा, यहाँ जानिए। ये आपको चट्टान है, पत्थर है, ये आपका क्या है, देखिए यहाँ समुद्री गुफा है। हमेशा क्या आएगा, इसको मारेगा, आएगा इसको मारेगा, लहर, इसके लहरें जो है, तरंगे हैं, इसको आकर मारेगा, तो यहाँ क्या होगा, दरार पैदा होगा। जब दरार पैदा होता है तो क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा कहते हैं। समझ गए, आगे देखिए समुद्री गुफा समझिए, कोई डाउट है नहीं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत ही बच जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं। अगर कोई पूछे तटीय मेहराब क्या है, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सीटेट जो तैयारी कर रहे हैं सो, या कोई जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी आजकल ज़्यादा क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है तटीय मेहराब क्या है, तो जब छत खाली बच जाएगा और नीचे से आर पार हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया ना, यहाँ आकर क्या हो गया, इधर से उधर पार हो गया, और इधर बच क्या हो गया, छत बच गया, इसको बोलते हैं तटीय मेहराब कहते हैं। कहता है लगातार आपादन छत को भी क्या करता है, एक दिन तोड़ ही देगा। ठीक है, लगातार मार मार के छत को भी तोड़ देगा, भाई तुम भी हटो, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, केवल सिर्फ क्या बच जाएगा, दीवार बच जाएगी। और जब दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, स्टैक। यहाँ देखिए सिर्फ दीवार बच गया, इसका होल कहाँ चला गया, समुद्र के अंदर। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या बोलते हैं, समुद्र भूगु बोलते हैं, भ्रुगु कहते हैं। ठीक है, अगर उठे हुए शैल क्या होगा, समुद्री यानी समुद्र भृगु बोलते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करता है, और जिससे हम लोग क्या समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है पुलिन क्या है। पुलिन ऐसे पूछ देता है, पुलिन किससे संबंधित है, जैसे मान लेगा रेगिस्तान दे देगा, नदी दे देगा, समुद्र दे देगा, इस तरह से देता है। तो क्या है, ये समुद्र से, समुद्री धाराओं से संबंधित है, आप समझ सकते हैं। जो क्या करता है, अवसाद को लाकर किनारे पर
जमा करता है, इधर ला क्या करेगा, जमा कर देगा, इधर ला क्या करेगा, जमा कर देगा। तो क्या इसको बोलेंगे, समुद्री पुलिन कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं। बस अब आते हैं हिमनद के कार्य पढ़ते हैं। हिमनद भी कुछ कुछ करता ही होगा। हिमनद मतलब आइस। ये देखिए कहते हैं हिमनद कार्य क्या है, कहते हैं हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। अच्छा हाँ, इस भी एक जहाँ इकट्ठा होता है, और इसका भी क्या होता है, एक नदी होता है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों का अपर्दित कर देती है, और गुलासमी मिट्टी और पत्थर से भूदृश्य को अपर्दन करती है। मतलब अंदर अंदर क्या करता है, वो भी नीचे नीचे मतलब अपर्दन करते रहता है। हिमालय बर्फ है, देख लीजिए, ये अंदर क्या करता है, ये अपर्दित करते रहता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। अच्छा, गहरे गर्त होता भी होता है। सोचिए गर्त मतलब क्या, गड्ढा। हिमनद अंदर अंदर क्या करता है, ये गड्ढा का भी निर्माण करते रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों को जल भर जाता है और वो सुंदर झील बन जाते हैं। समझ गए, अंदर अंदर क्या होता है, सुंदर झील बन जाता है। और हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी क्या होता है, निक्षेपित होते रहते हैं। और इस निक्षेप को क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। चलिए, कोई खास समझाना नहीं था। अब पवन कार्य क्या है। पवन भी कुछ न कुछ काम करता होगा। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने के लिए प्रयास कीजिए। बालू टिब्बे की कुछ चित्र को एकत्र करने की कोशिश कीजिए। कहता है कि रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। मतलब बालू यहाँ से उठाना है और दूसरे यहाँ ले आके जमा कर देना है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल को देख सकते हैं, जिन्हें आप सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। ये आपको बालू का टिब्बे दिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग के ना काट के निचली भाग को आसानी से काटता है। इसलिए ऐसी सेल का आधार संकीर्ण और शीर्ष वितरित होता है। समझ गए बात को, मतलब ऊपर चौड़ा होगा, इस वजह से बनाते हैं। ठीक है, और नीचे क्या होगा, संकीर्ण होगा, पतला होगा। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, उड़ा कर पहुंचा देगा भाई। चलो, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिर के छोटी पहाड़ बनाती है। अच्छा, मतलब समझिए ना, मान लीजिए यहाँ पर रेगिस्तान है, तो यहाँ से हवा से उड़ा के लेके जाएगा, यहाँ क्या करेगा, निश्चित करते 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 क्या करेगा, यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण कर देगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। देखिए यहाँ, देखिए ये आया, यहाँ कैसे आया, ऐसे ऐसे करते करते क्या इसको निर्माण किया, इस तरह से इसको निर्माण किया, ऐसे करते करते क्या करेगा, पूरा निर्माण कर देगा बड़ा सा पहाड़, जिसको क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू टिब्बा जो होता है ना, जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उठा के क्या करता है, उसको लेके जाता है, अधिक दूर लेके जाता है, मतलब बहुत दूर लेके जाता है। ठीक है, लेके जाता है, और ये क्या करता है, इसको फिर निक्षेपित करता है, यानी इसको बहुत दूर में क्या करता है, विस्तृत करता है, फैला देता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोयस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है कि लोयस क्या है। तो लोयस क्या है, सबसे इसको याद रखिएगा, बालू टिब्बा मतलब क्या हो गया, मतलब बालू को जमा करना। ठीक है, रेत को जमा करना। और लोयस मतलब क्या हो गया, उसको फैला देना। बस कहता चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में ऐसे बहुत ही पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो मुझे बताइए, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट हमेशा आपके लिए खुला है। जय हिंद।